नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम द प्रिल्यूड। तो बहुत डिटेल में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम इस पोएम के इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। यह पोएम पूरी तरह से पोएट की इनर डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करती है। वर्ड्सवर्थ इसमें अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के माध्यम से यह दिखाते हैं कि एक पोएट का माइंड कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह पोएम सिर्फ एक सिंपल ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल जर्नी और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की कहानी है। इसमें पोएट अपने चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक के एक्सपीरियंस को याद करता है और बताता है कि नेचर ने उसके माइंड को कैसे शेप दिया। द प्रिल्यूड सिर्फ एक पोएम नहीं है, बल्कि यह एक प्रोलॉग है, यानी एक इंट्रोडक्शन है। यह इंट्रोडक्शन है एक बड़े प्रोजेक्ट का जिसका नाम है द रिक्लूज। वर्ड्सवर्थ का एम था एक 3 पार्ट एपिक फिलोसफिकल पोएम लिखना। तो आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं इसका। इस पूरे प्रोजेक्ट के 3 पार्ट्स थे। द प्रिल्यूड यह पोएट के माइंड की ग्रोथ को दिखाता है। द एक्सकर्जन यह सेकेंड पार्ट है और द रिक्लूज फाइनल फिलोसफिकल कंक्लूजन था जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि द प्रिल्यूड एक इंट्रोडक्टरी फ्रेमवर्क है जो पूरे फिलोसफिकल सिस्टम को प्रिपेयर करता है। अब एक ट्रैजिक लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूरी लाइफ इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट कर दी, लेकिन जब उनकी डेथ हुई, यानी 80 के एज में जब उनकी डेथ हुई, तब भी यह कंप्लीट नहीं हो पाया। उन्होंने सिर्फ 2 पार्ट फिनिश किए, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन। फाइनल पार्ट द रिक्लूज ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इससे हमें पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट कितना एम्बिशियस और कॉम्प्लेक्स था। वर्ड्सवर्थ का गोल था कि एक ऐसा एपिक लिखना जो पैराडाइज लॉस्ट से भी बड़ा हो। द रिक्लूज की एक्सपेक्टेड लेंथ थी लगभग 33,000 लाइन्स, जबकि पैराडाइज लॉस्ट सिर्फ 10,500 लाइन्स का है। इसका मतलब यह सिर्फ पोइट्री नहीं थी, बल्कि एक ग्रैंड फिलोसफिकल विजन था। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ड्सवर्थ इस प्रोजेक्ट को अकेले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसे प्लान किया था अपने क्लोज फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज के साथ। दोनों रोमांटिक पोइट का कॉमन गोल था इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसा वर्क क्रिएट करना जो फिलोसफी, पोइट्री और ह्यूमन एक्सपीरियंस को कंबाइन करे। अब अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो यह पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। इसका यूज़ इसलिए किया गया है ताकि पोएट अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके बिना राइम की लिमिटेशन के। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने इसे 1798 में शुरू किया, जब वह सिर्फ 28 साल के थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसे एक बार लिखकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि पूरे जीवन भर इसे रिवाइज करते रहे। इसका मतलब यह है कि पोएम खुद वर्ड्सवर्थ के लाइफ के साथ साथ इवॉल्व होती रही। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, वैसे वैसे पोएम भी ग्रो होती गई। शुरुआत में इसका कोई फिक्स टाइटल नहीं था। वर्ड्सवर्थ ने इसे अपने लेटर्स में पोएम टू कॉलरिज कहते थे। अपने जीते जी उन्होंने इस पोएम को कोई भी टाइटल नहीं दिया था, बस वो अपने लेटर्स में लिखते थे पोएम टू कॉलरिज। यहाँ कॉलरिज का नाम इसलिए आता है क्योंकि एस.टी. कॉलरिज उनके क्लोज फ्रेंड और फेलो रोमांटिक पोएट थे। यह पोएम एक तरह से कॉलरिज को डेडिकेटेड मानी जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोएम वर्ड्सवर्थ की लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई। इसका मतलब है कि आम लोगों को इसके बारे में उनके जीवित रहते हुए पता ही नहीं था। यह पोएम 1850 में पब्लिश हुई, जो कि वर्ड्सवर्थ की डेथ के सिर्फ 3 महीने बाद हुआ। और इसका जो फाइनल टाइटल द प्रिल्यूड यह वर्ड्सवर्थ ने खुद नहीं दिया था, यह नाम उनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने दिया था। प्रिल्यूड का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग, जो परफेक्टली इस पोएम के पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसका सेंट्रल थीम समझें तो यह पोएम मेनली 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है: नेचर, मेमोरी और इमेजिनेशन। वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं था, बल्कि एक मॉरल गाइड और स्पिरिचुअल टीचर है। वह मानते हैं कि नेचर ह्यूमन माइंड को प्यूरिफाई और एलिवेट करते हैं। मेमोरी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी पोएम पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करके लिखी गई है। यह एक तरह से रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी का एग्जाम्पल है, जो रोमांटिक पोएट्री का कोर कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसके वर्जन्स की बात करें तो इसके 3 मेजर वर्जन्स हैं: 1799, 1805 और 1850। सबसे पहला वर्जन है 1799 प्रिल्यूड, जिसे 2 पार्ट प्रिल्यूड भी कहा जाता है। यह 1798 टू 1799 के बीच लिखा गया था और इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स बुक थे। यह पोएम का इनिशियल स्टेज है, जहां वर्ड्सवर्थ अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस और नेचर के साथ अपने कनेक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस वर्जन में आइडियाज़ अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, इसलिए यह कंपैरेटिवली सिंपल और लेस फिलोसफिकल है। इसके बाद आता है 1805 प्रिल्यूड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें 13 बुक्स हैं और यह वर्ड्सवर्थ की पोएटिक मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है।
इस वर्जन में इमेजिनेशन, मेमोरी और नेचर के रिलेशन को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया गया है। यह वर्जन वर्ड्सवर्थ के लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि बाद में अर्नेस्ट टी सेलिनकोर्ट ने 1926 में इसे डिस्कवर और पब्लिश किया। इसलिए क्रिटिक्स इसे वर्ड्सवर्थ के ओरिजिनल विजन के ज़्यादा करीब मानते हैं। अब तीसरा और फाइनल वर्जन है 1850 प्रिल्यूड, जो वर्ड्सवर्थ की डेथ के तुरंत बाद पब्लिश हुआ। इसमें 14 बुक्स हैं, यानी स्ट्रक्चर थोड़ा और एक्सपेंड हुआ। यह वर्जन वर्ड्सवर्थ के लाइफ के लास्ट फेज को रिप्रेजेंट करता है, जहां उनकी थिंकिंग ज़्यादा मैच्योर, बैलेंस्ड और फिलोसॉफिकल हो चुकी थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्ड्सवर्थ ने अपने लास्ट ईयर में इस पोएम को लगातार रिवाइज और पॉलिश किया। उन्होंने अपने अर्लियर आइडियाज़ को मॉडिफाई किया, खासकर यह आइडिया कि ह्यूमन माइंड अपने आप में डिवाइन है। जब वे नेचर के साथ कम्युनियन में होते हैं, लेटर वर्जन में उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा सॉफ्टन किया और उसे ज़्यादा बैलेंस फिलोसफिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये तीनों वर्जन सिर्फ टेक्स्ट के बदलाव नहीं है, बल्कि वर्ड्सवर्थ की पूरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल जर्नी और फिलोसफिकल डेवलपमेंट को दिखाते हैं। तो बिल्कुल ब्रीफ में समझें तो 1799 अर्ली स्टेज, ये बिल्कुल सिंपल सी शुरुआत थी द प्रिल्यूड की। 1805 मैच्योर स्टेज, डीप इमेजिनेशन था इसमें और फिलोसफिकल टोन था। और 1850 फाइनल स्टेज, रिफाइंड एंड बैलेंस थिंकिंग थी। इसलिए द प्रिल्यूड को समझना मतलब सिर्फ एक पोएम को पढ़ना नहीं, बल्कि एक पोएट के माइंड की पूरी जर्नी को समझना है। द प्रिल्यूड के बुक 1 की बिगनिंग है, जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड और पोएटिक डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले पोएट एक मैग्निफिसेंट ऑटोमन डे पर नेचर में वापस आते हैं। वे बताते हैं कि लंदन की आर्टिफिशियल लाइफ में बहुत समय तक बंद रहे थे और अब लेक डिस्ट्रिक्ट लौटकर उन्हें स्पिरिचुअल फ्रीडम महसूस होती है। पोएम का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, बल्कि इसमें फ्लैशबैक टेक्निक यूज होती है। शुरुआत में वर्ड्सवर्थ मैच्योर पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, लेकिन फिर चाइल्डहुड मेमोरीज में जाते हैं। इसका मतलब है कि पोएम एक तरह का साइकोलॉजिकल जर्नी है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से लेकर एडल्टहुड फिलॉसफी तक। फिर पोएट अपने चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ को याद करते हैं, जैसे रिवर बेदिंग, बर्ड नेस्टिंग, वॉन्डरिंग एट नाइट। यहाँ वर्ड्सवर्थ एक इंपॉर्टेंट थियरी देते हैं, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। अब सबसे फेमस एपिसोड आता है बोट स्टीलिंग एपिसोड उल्स वाटर लेक में। इस सीन में वर्ड्सवर्थ चोरी से नाव लेकर लेक में जाते हैं, लेकिन अचानक एक ह्यूज माउंटेन पीक उन्हें थ्रेटन करता हुआ लगता है। यहाँ इमेजिनेशन नेचर को लिविंग प्रेजेंस बना देती है। यहीं से पोएट का कॉन्सेप्ट आता है पैंथिज्म का। इस एक्सपीरियंस के बाद पोएट कुछ समय तक डिस्टर्ब रहते हैं और यूनिवर्स के स्पिरिट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पोएट सिंपल लाइफ सीन बताते हैं, जैसे आइस स्केटिंग इन विंटर, फायर के पास गेम्स खेलना, लेकिन उनका मेन फोकस हमेशा नेचर पर ही रहता था। वे हर सीजन में बाहर रहना चाहते थे ताकि नेचर उन्हें कंटिन्यूसली एजुकेट करे। अब सेकेंड बुक पे आते हैं। स्कूल टाइम कंटिन्यूड का है ये, जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड के डेवलपमेंट को और गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि उन्होंने हॉक्सशेड में स्कूलिंग की, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे फॉर्मल एजुकेशन यानी ग्रामर स्कूल का जिक्र ही नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि उनके लिए असली शिक्षा नेचर के थ्रू ही है, न कि क्लासरूम से। वे कहते हैं कि अगर चाइल्डहुड एंथुजियाज्म और एडल्ट सेंस ऑफ ड्यूटी कंबाइन हो जाए तो एक बेटर ह्यूमन सोसाइटी बन सकती है। अब पोएट अपनी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ को याद करते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ एक सटल चेंज आता है। पहले ये एक्टिविटीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट थी, लेकिन धीरे धीरे वे इनर डेवलपमेंट का सोर्स बन जाती हैं। वर्ड्सवर्थ अब ग्रुप कंपटीशन से ज़्यादा सॉलिट्यूड यानी अकेलापन को प्रीफर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सॉलिट्यूड उन्हें इनर स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस देता है। पोएट अपनी मदर की डेथ का जिक्र भी करते हैं। यह उनकी इमोशनल लाइफ के लिए बड़ा शौक था, लेकिन उनका स्पिरिट स्ट्रांग था। वे बताते हैं कि चाइल्डहुड में उनका माइंड हमेशा लर्निंग के लिए ओपन था, हर मोमेंट कुछ नया सीखने को मिलता था। अब बुक के एंड में पोएट लगभग 17 साल के हो जाते हैं। वे चाइल्डहुड को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उनके अंदर बना रहता है। बुक 3 रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ अपने जीवन के एक नए फेज में प्रवेश करते हैं, नेचर से सोसाइटी की ओर ट्रांजिशन। पहले 2 बुक्स में वर्ड्सवर्थ का फोकस इंट्रोस्पेक्शन, नेचर, इमेजिनेशन पर था, लेकिन अब वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, यानी एक बड़ा सोशल और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। अब उनका मेन सवाल है अपनी फिलॉसफी को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर। चाइल्डहुड की सिंप्लिसिटी ने उन्हें इनवर्ड यानी अंदर की ओर डेवलप किया, लेकिन अब उन्हें डाइवर्स लोगों यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से और सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना है। जब वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज पहुंचते हैं, शुरुआत में उनका मूड डल होता है, लेकिन जैसे ही वे किंग्स कॉलेज चैपल देखते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। वे शहर, स्टूडेंट्स, शॉप्स, एक्टिविटीज़ देखकर फैसिनेटेड हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आई वॉज द ड्रीमर, दे द ड्रीम। इसका मतलब है वे खुद ऑब्जर्वर हैं और बाकी वर्ल्ड एक स्पेक्टिकल है। अब वर्ड्सवर्थ की पर्सनैलिटी बदल जाती है। वे वेल ड्रेस्ड यानी जेंटलमैन स्टाइल में दिखते हैं। सोशल गैदरिंग्स, इन्विटेशंस, एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर, ये सब कुछ करते हैं। वे खुद को एक तरह का डैंडी यानी स्टाइलिश प्लेजर लविंग यूथ मानते हैं, लेकिन यह लाइफ टेम्पररी है, डीप सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, लेकिन उन्हें रियल नॉलेज या सर्टेनिटी नहीं मिली।
जब कैम्ब्रिज की चमक कम हो जाती है वे फिर कंट्री साइड की ओर जाते हैं। यहाँ उन्हें पीस, होलीनेस और इनर पीस मिलती है। वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज सिस्टम से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। एजुकेशन प्रमोट्स फॉली और सोफिस्ट्री है। ट्रूथ की जगह डिबेट और कन्फ्यूजन है। रियल लर्निंग एब्सेंट है। हालांकि वर्ड्सवर्थ कैम्ब्रिज से डिससेटिस्फाइड हैं, फिर भी वे मानते हैं कि यह एक्सपीरियंस यूजलेस नहीं है। यह एक्सपीरियंस यूजलेस नहीं था, यह उन्हें सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करता है। बुक 4 में पोएट समर वैकेशन में कैम्ब्रिज से अपने गांव लौटता है और नेचर के बीच आकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। लेक विंडमेयर को देखकर उनके अंदर गहरा जॉय और उत्साह आता है। वह अपनी पुरानी देखभाल करने वाली ओल्ड लेडी से मिलते हैं, जिससे उन्हें इमोशनल अटैचमेंट और बचपन की यादें फिर से महसूस होती हैं। घर की चीज़ें और खासकर ब्रुक उसे अपने पुराने समय की याद दिलाती हैं, जो उनकी अंदर की स्थिति का एक सिंबल बन जाती है। पोएट अपने दोस्तों और गांव के लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। वह समझ नहीं पाते हैं कि वह अपने नए रूप जेंटलमैनशिप पर गर्व करें या अपनी सादगी को याद करें। नेचर के साथ समय बिताते हुए उनकी इमेजिनेशन फिर से जागती है और उन्हें एक गहरा स्पिरिचुअल फीलिंग मिलता है। लेकिन साथ ही वह सोशल एक्टिविटीज़ जैसे डांसिंग आदि की ओर भी आकर्षित होते हैं, जिससे उनके अंदर नेचर और सोसाइटी के बीच टकराव होता है। अंत में एक गरीब और बीमार सोल्जर से मुलाकात उन्हें ह्यूमैनिटी और भगवान पर विश्वास का संदेश देती है। यह घटना उनके अंदर मॉरल ग्रोथ को दर्शाती है। बुक 5 में पोएट सॉलिट्यूड में बैठकर ह्यूमैनिटी और लाइफ के मीनिंग पर विचार करता है। वह कहता है कि इंसान अपनी इमॉर्टैलिटी पाने के लिए आइडियाज़ और वर्क्स बनाता है, लेकिन यह प्रयास सीमित है। एक ड्रीम एलिगरी में पोएट खुद को डेजर्ट में देखता है, जहाँ एक अरब उसे एक स्टोन और शेल दिखाता है। आने वाली फ्लड ह्यूमन वर्क्स के नष्ट होने का संकेत देती है। इससे पोएट को महसूस होता है कि ह्यूमन क्रिएशन स्थायी नहीं है। पोएट पोइट्री और इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत ऊंचा मानता है। वह राइटर्स को ह्यूमैनिटी के बेनिफैक्टर्स कहता है और नेचर को सबसे बड़ा टीचर मानता है। वह मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की आलोचना करता है, जहां नॉलेज तो है लेकिन इमेजिनेशन की कमी है। बुक 6 में पोएट समर वेकेशन के बाद फिर से कैम्ब्रिज लौटता है, लेकिन अब उसे वहां पहले जैसा उत्साह नहीं है। वह पढ़ाई से ज़्यादा सॉलिट्यूड और नेचर के बीच रहना पसंद करता है। वह जियोमेट्री में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि उसमें उसे ऑर्डर और एटर्निटी का भाव मिलता है। इसके बाद वह अपनी सिस्टर डोरेथी के साथ घूमने जाता है और उसके साथ गहरा इमोशनल बॉन्ड दिखाता है। वह अपने मित्र कॉलरिज को भी याद करता है, जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण है। फिर पोएट अपने एक दोस्त के साथ फ्रांस और एल्प्स की यात्रा पर निकलता है। यह समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है, इसलिए हर जगह फ्रीडम और एक्साइटमेंट का माहौल है। एल्प्स में मॉन्ट ब्लैंक और प्राकृतिक दृश्यों को देखकर पोएट बहुत प्रभावित होता है, लेकिन जब वह अनजाने में एल्प्स पार कर लेता है तो उसे एक अजीब डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से पूरी नहीं होती। इस अनुभव से वह समझता है कि जीवन का असली महत्व किसी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि होप, एफर्ट और एक्सपेक्टेशन में है। बुक 7 में पोएट लंदन में अपने जीवन का अनुभव बताता है। यहाँ वह नेचर से दूर होकर एक बड़े शहर के अर्बन लाइफ को देखता है। शुरुआत में उसे लंदन बहुत आकर्षक लगता है। भीड़ भाड़, बाजार, थिएटर और अलग अलग तरह के लोग उसे प्रभावित करते हैं। वह थिएटर, फेयर जैसे बार्थोलोम्यू फेयर और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस का आनंद लेता है। साथ ही कोर्ट्स, पार्लियामेंट और चर्च में दिए गए स्पीचेस से वह ओरेटरी की शक्ति से प्रभावित होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि सिटी लाइफ बहुत सुपरफिशियल है, यानी बहुत सतही स्तर पर है। भीड़ में इंडिविजुअलिटी खो जाती है और लोग बिना गहराई के जीवन जीते हैं। फिर भी पोएट आम लोगों में ह्यूमैनिटी और सच्चाई खोजता है। पोएट यह भी समझता है कि वास्तविक जीवन की घटनाएं कभी कभी पोएट्री से कम प्रभावशाली लगती हैं। बुक 8 में पोएट लंदन छोड़कर फिर से अपने गांव लेक डिस्ट्रिक्ट लौट आता है और यहाँ के रूरल लाइफ की सरलता और शांति का वर्णन करता है। वह गाँव के फेयर को लंदन के फेयर से कंपेयर करता है और बताता है कि ग्रामीण जीवन ज़्यादा नेचुरल और प्योर है। पोएट खासकर शेफर्ड्स को बहुत महत्व देता है। उनके सिंपल जीवन और नेचर के साथ उनके संबंध को वह आइडियल मानता है। शेफर्ड उसके लिए एक सिंबल बन जाता है, जिसके माध्यम से पोएट को पूरी मानवता से प्रेम करना आता है। शुरू में पोएट का ध्यान केवल नेचर पर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इमेजिनेशन उसे मनुष्य और उसकी भावना की ओर ले जाती है। अब वह अच्छे बुरे को समझने लगता है और उसके अंदर मॉरल सेंस विकसित होता है। पोएट यह महसूस करता है कि नेचर ने ही उसे ह्यूमैनिटी से प्रेम करना सिखाया। लंदन के अनुभव भी उसे यह समझाते हैं कि बुराई के बावजूद मनुष्य के अंदर अच्छाई की संभावना हमेशा रहती है। बुक 9 में पोएट फ्रांस जाता है और वहाँ की फ्रेंच रिवॉल्यूशन को करीब से देखता है। पेरिस में वह हिस्टोरिकल जगहों को देखता है, लेकिन शुरू में वह रिवॉल्यूशन को एक ड्रामेटिक घटना की तरह देखता है। उसके गहरे अर्थ को नहीं समझ पाता। धीरे धीरे उसका ध्यान आम लोगों की ओर जाता है। उसमें ह्यूमैनिटी के प्रति लगाव बढ़ता है। उसकी मुलाकात बॉपी से होती है, जो उसके विचारों पर गहरा प्रभाव डालता है। बॉपी उसे लिबर्टी और इक्वलिटी के महत्व को समझाता है। पोएट को लगता है कि मोनार्की और सोशल प्रिविलेज गलत है, समाज में बराबरी होनी चाहिए। वह वार के सीन्स और लोगों के बलिदान को देखकर इमोशनली प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर होप बनी रहती है। वो ड्रॉकुअर और जूलिया की कहानी के माध्यम से पोएट दिखाता है कि सोसाइटी और क्लास सिस्टम सच्चे प्रेम को भी नष्ट कर सकते हैं। बुक 10 में पोएट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के और गहरे फेस को दिखाता है। शुरुआत में वह रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, उसमें लिबर्टी और इक्वलिटी की आशा देखता है, लेकिन जब रिवॉल्यूशन वायलेंट हो जाती है तो पोएट को गहरा झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि जिन आइडियल्स के लिए यह मूवमेंट शुरू हुआ था वही अब नष्ट हो रहा है। इससे उसके अंदर एक बड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। उसका विश्वास
और मॉरल क्लैरिटी हिलने लगती है। वह कन्फ्यूजन और मानसिक परेशानी यानी मेंटल डिस्टर्बेंस महसूस करता है। फिर भी पोएट का ह्यूमैनिटी पर विश्वास पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह अभी भी मनुष्य की अच्छाई में भरोसा रखता है, लेकिन अब उसकी दृष्टिकोण अधिक गंभीर और जटिल हो जाती है। बुक 11 में पोएट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की अपनी मानसिक स्थिति को बताता है। रिवॉल्यूशन की असफलता और हिंसा के कारण उसका फेथ और इमेजिनेशन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। वह एक तरह की मानसिक उलझन और डिप्रेशन महसूस करता है। इस समय वह ज़्यादा रीज़न पर निर्भर हो जाता है, जिससे उसकी पोएटिक इमेजिनेशन और भी कम हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे नेचर उसकी मदद करती है। नेचर के संपर्क में आकर उसका मन फिर से शांत होता है और उसकी इमेजिनेशन वापस आने लगती है। इस तरह पोएट की इमेजिनेशन और टेस्ट धीरे धीरे रीस्टोर होती है और वह फिर से अपने इनर बैलेंस को पा लेता है। बुक 12 में पोएट अपनी रिकवरी को आगे बढ़ाता है। बुक 11 में जो इमेजिनेशन कमज़ोर हो गई थी, अब वह धीरे धीरे और मजबूत होती है। नेचर और पुरानी यादें उसकी मदद करती हैं, जिससे उसका मन फिर से स्थिर होता है। अब वह केवल इमेजिनेशन पर नहीं बल्कि रीज़न और इमेजिनेशन के बैलेंस पर ध्यान देता है। इस फेज़ में पोएट का मॉरल सेंस भी विकसित होता है और वह मानव जीवन को ज़्यादा गहराई से समझने लगता है। उसका पोएटिक माइंड अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। अंत में पोएट को इनर पीस और स्टेबिलिटी मिलती है और वह अपने जीवन और पोएट्री के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाता है। बुक 13 में वर्ड्सवर्थ अपनी पोएटिक जर्नी को और गहराई में ले जाते हैं। यहाँ वह सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं रहते बल्कि हिस्ट्री प्लस इमेजिनेशन को जोड़ते हैं। वह सेलिसबरी प्लेन पर जाते हैं और स्टोन हेंज को देखते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि उनके लिए यह एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन का सिंबल बन जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म्स रियलिटी। वर्ड्सवर्थ समझते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ सुंदर सीन क्रिएट नहीं करती बल्कि पास्ट को प्रेजेंट में लाती है। वह ह्यूमन सफरिंग, टाइम और सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं, जिससे उनकी पोइट्री और मैच्योर हो जाती है। बुक 13 में इमेजिनेशन बिकम्स डीपर, फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल और पोएट इनर ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। बुक 14 पूरे द प्रिल्यूड का क्लाइमैक्स और कंक्लूजन है। यहाँ वर्ड्सवर्थ अपनी पूरी जर्नी को समराइज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीन है मिस्टर स्नो डाउन क्लाइंब। यह सिर्फ फिजिकल क्लाइंब नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल एंड इमेजिनेटिव एक्सेंट है। जब वह ऊपर पहुँचते हैं तो उन्हें एक पावरफुल विजन मिलता है, लाइट, मिस्ट एंड यूनिटी का एक्सपीरियंस। इसका मतलब है ट्रूथ हिडन है लेकिन इमेजिनेशन उसे रिवील कर सकती है। नेचर सिर्फ बाहरी चीज़ नहीं बल्कि मॉरल टीचर है। यहाँ वर्ड्सवर्थ फाइनल कंक्लूजन देते हैं, नेचर शेप्स द ह्यूमन माइंड, इमेजिनेशन इज़ द हाईएस्ट पावर। पोइट्री का काम है ट्रुथ रिवील करना और मैनकाइंड को अपलिफ्ट करना। वह अपने क्लोज कंपेनियन को भी याद करते हैं, कॉलरिज जो कि उनके फ्रेंड हैं और इंटेलेक्चुअल सपोर्टर हैं, डोरोथी जो कि उनकी सिस्टर हैं और इमोशनल सपोर्टर हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोएम में। तब तक के लिए बाय बाय।